हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स हब। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वॉर पोइट्री के ऊपर। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आज हम लोग किन किन एरियाज़ को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि वॉर पोइट्री होता क्या है और वॉर पोएट्स कौन थे। उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि वॉर पोइट्री लिखने का मेन पर्पस क्या था और इससे क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या मेन फीचर्स हैं। फिर उसके बाद हम लोग कुछ रोमांटिक वॉर पोएट्स और कुछ मेजर रियलिस्टिक वॉर पोएट्स के बारे में जानेंगे। और लास्टली हम लोग वॉर पोइट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखेंगे और उनके कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा वीडियो है इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वॉर पोइट्री होता क्या है। तो वॉर पोइट्री असल में एक ऐसी लिटरेरी जॉनर है या ऐसी टाइप की पोइट्री है जो कि डायरेक्टली वॉर से या युद्ध से इन्फ्लुएंस होकर लिखा गया था, स्पेशली वर्ल्ड वॉर 1 से। पर हालांकि इस तरह के पोइट्रीज पहले भी लिखे जाते थे सिंस द टाइम ऑफ ग्रीक्स, बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही इस तरह के पोइट्री को एज अ लिटरेरी जॉनर एस्टैब्लिश किया गया। और ज़्यादातर जो वॉर पोइट्रीज लिखे गए थे वो एंटी रोमांटिक थे, यानी वो जंग के खिलाफ लिखे गए थे। और अब हम बात कर लेते हैं वॉर पोएट्स के बारे में। तो वॉर पोएट्स को ट्रेंच पोएट्स भी कहा जाता है, जो कि असल में ऐसे पोएट्स थे जो खुद जंग में पार्टिसिपेट करते थे या वॉर में पार्टिसिपेट करते थे और फिर अपने वॉर के एक्सपीरियंस को या अपने युद्ध के अनुभवों को पोइट्री के फॉर्म में लिखा करते थे। पर ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ सोल्जर पोएट्स ही इस तरह के पोइट्री को लिखा करते थे, बल्कि इन्हें नॉन कॉम्बैटेंट और सिविलियंस लोग भी लिखा करते थे। तो वॉर पोएट्री और वॉर पोएट्स के बारे में जानने के बाद अब हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर इन्हें लिखा क्यों जाता था और इसका क्या मेन पर्पस था। तो बेसिकली 3 मेन रीजंस था जिसके वजह से इन्हें लिखा जाता था। पहला तो ये कि जब सोल्जर्स वॉर पे गए हुए होते थे तब उन्हें वहाँ पर किसी तरह का माध्यम चाहिए होता था जिसके द्वारा वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके। और पोइट्री एक अच्छा मीडियम था जिसके थ्रू वो अपने इमोशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाते थे। और सेकेंडली वो इस पोइट्री के थ्रू उन हॉरर्स को दिखाना चाहते थे और वो उन वॉर के डार्क साइड्स को दिखाना चाहते थे और बताना चाहते थे जिससे कोई और नहीं बता सकता था। और लास्टली पोइट्री एक अच्छा तरीका था टाइम स्पेंड करने का जब उनके पास कुछ और नहीं होता था करने के लिए। तो वॉर के पर्पस को जानने के बाद अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वॉर के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, जो कि 4 साल के लंबे समय तक के लिए चला था, फ्रॉम 1914 टू 1918, तो उस समय क्या हुआ था, 9 मिलियन पीपल से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी, मेनली फ्रॉम यूरोप, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ एंड यूएसए, जिसके वजह से सभी लोगों को एक बहुत ही गहरा और मानसिक चोट पहुंचा था और हर तरफ मातम का माहौल था। और जो हीरोइक आइडल्स थे वॉर के लिए और जो वैल्यूज़ होते थे वॉर के लिए, वो भी अब मीनिंगलेस लगने लगे थे। और डेफिनेटली ये बात भी सच है कि पहले पोइट्री इसलिए लिखा जाता था इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस अ सेंस ऑफ ऑनर एंड टू सेलिब्रेट द ग्लोरी ऑफ वॉर। बट जब सिचुएशन इतना डिस्ट्रक्टिव और इतना हॉरिफाइंग हो गया था तब पोइट्स को भी समझ में आ गया कि ये सब फॉल्स ग्लोरी है और इसमें कोई ग्रेटनेस नहीं है। ये जो युद्ध हो रहा है ये बस मिनिस्टर्स और स्टेट्स के द्वारा प्रिपेयर किया गया है इन ऑर्डर टू गेन पावर। तो वॉर पोइट्री का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि उन पोइट्रीज़ में बहुत ही ग्रूसम यानी भीषण और दहला देने वाले इमेजेस को यूज़ किया गया है, जो कि उन पोएट्स ने डायरेक्टली वॉर में जाकर एक्सपीरियंस किए थे। और उसके बाद फिर वॉर पोइट्री का सेकंड फीचर ये था कि उसने कंटेम्प्ररी या फिर जो एग्जिस्टिंग पोइटिक ट्रेडिशंस थे उसे ब्रेक कर दिया। यानी पहले जब पोइट्री लिखे जाते थे अबाउट द ग्लोरीज ऑफ वॉर एंड अबाउट द रोमांटिक कंसेप्ट ऑफ वॉर, उसे ब्रेक करके वो वॉर के ट्रू पिक्चर को दिखाने की कोशिश करने लगे और उसे क्रिटिसाइज करने लगे। और फिर वॉर पोइट्री का थर्ड फीचर ये था कि वो उन लोगों के एक्चुअल लैंग्वेज को यूज़ करते थे जो कि खुद वॉर में एंगेज थे या उससे जुड़े हुए थे। और जिसका एक अच्छा एग्जांपल हमें टी एस एलियट और एजरा पाउंड की पोइट्रीज़ में मिल जाता है। और वॉर पोइट्री का लास्ट फीचर ये था कि वो एक रियलिस्टिक डॉक्यूमेंटेशन था वॉर का, जिसमें उन सभी निर्दयी हत्याओं के बारे में, यानी उन सभी ब्रूचुअल डीड्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया था और उन सभी ईवल डीड्स के बारे में बताया गया था। और अब हम बात कर लेते हैं उस समय के कुछ मेजर वॉर पोएट्स के बारे में। तो उस समय जो पोएट्स थे वो दोनों ही तरीके के पोइट्री को लिखा करते थे, ऑन बोथ द ग्लोरीज ऑफ वॉर एंड द हॉरर्स ऑफ वॉर, जिनमें सबसे फेमस पोएट्स थे रूपर्ट ब्रूक, सिगफ्रिड ससून और विल्फ्रेड ओवेन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोमांटिक वॉर पोएट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला नाम आता है रूपर्ट ब्रूक का। रूपर्ट ब्रूक एक सोल्जर पोएट थे जिनकी काफ़ी यंग एज में ही फ्रंट लाइन पर डेथ हो गई, क्योंकि उस समय उन्हें बहुत ही कम नॉलेज था वॉर के इस अगले बिजनेस के बारे में।
नेचुरली उनका जो वॉर पोएम्स हुआ करता था वो नेचर में रोमांटिक हुआ करता था विथ फुल ऑफ पैट्रियोटिक सेंटिमेंट्स। और उनका एक सोनेट सीरीज भी हुआ करता था जिसका टाइटल था 1914, जो कि उनके इसी पॉइंट ऑफ व्यू को या दृष्टिकोण को दिखाती है। उनका ज़्यादातर वॉर पोएम्स पैट्रियोटिक सेंटिमेंट से भरा रहता था, जैसे कि द ओल्ड विकरेज ग्रैंडचेस्टर, जिसकी एक काफ़ी फेमस लाइन है, स्टैंड्स द चर्च क्लॉक एट 10 to 3 एंड इज देयर हनी स्टिल फॉर टी। तो ये लाइंस में पोएट टाइम के इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं कि समय जो है वो रुक गया है और ये दुनिया सदा के लिए किसी बर्फ़ की तरह जम गई है। इसी तरह से उनके एक बहुत ही फेमस पोइट्री द सोल्जर में उन्होंने अपने नोबल आइडियल्स को एक्सप्रेस किया है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द टाइम लॉन्ग इंग्लिश ऑनर एंड ग्लोरी, जिनकी कुछ फेमस लाइंस इस तरह से है कि If I should die, think only this of me, that there's some corner of a foreign field that is forever England। तो इन लाइंस में पोएट अपने लव को एक्सप्रेस करते हैं, अपने पैट्रियोटिक सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस करते हैं, मेनली फॉर हिज मदरलैंड और होमलैंड इंग्लैंड। तो रूपर्ट ब्रूक के इस रोमांटिक इंटरेस्ट को कंटिन्यू किया गया था बाकी पोएट्स के द्वारा इन देयर वॉर पोएट्रीज एंड वर्सेस। तो पोएट्स जैसे कि जॉन फ्रीमैन, डब्ल्यू एन हॉडसन, जूलियन ग्रेनफेल, जे ई फ्लेकर और लॉरेंस बिनियन जैसे पोएट्स ने इसे कंटिन्यू रखा अपने पैट्रियोटिक वॉर पोएट्रीज में। और जूलियन ग्रेनफेल की पोएट्री इनटू बैटल और लॉरेंस बिनियन की फॉर द फॉलन बैटलफील्ड के ब्यूटी के बारे में बताते हैं और वॉर की ग्रेटनेस को सजेस्ट करते हैं, जो कि कुछ बहुत ही मेमोरेबल पोएट्रीज में से एक हैं बिकॉज ऑफ इट्स रोमांटिक वेन। तो रोमांटिक वॉर पोएट्रीज और पोएट्स को देखने के बाद अब बारी है रियलिस्टिक वॉर पोएट्रीज को डिस्कस करने की। तो रियलिस्टिक वॉर पोएट्स बेसिकली वॉर या जंग के डार्क साइड्स को दिखाने की कोशिश करते हैं। अनलाइक द ग्लोरीज ऑफ वॉर, वो वॉर के हार्ड रियलिटीज़ को पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं, उनके ट्रू पिक्चर को अनफोल्ड करने की कोशिश करते हैं थ्रू देयर पोएट्री। और जिसमें चार्ल्स हैमिल्टन सोरले सबसे पहले ऐसे पोएट हुए जिन्होंने मिलियन ऑफ माउथलेस डेथ को लिखा और उन्होंने वॉर के उस हार्श रियलिटी को दिखाने की कोशिश की। और इसी तरह से थॉमस हार्डी भी अपने पोइट्रीज़ के द्वारा हमें वॉर के स्टुपिडिटी के बारे में बताते हैं और उसे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं विद द जेस्ट एंड ऑप्टिमिज्म इन लाइफ। और अब हम लोग दो सबसे मेजर रियलिस्टिक वॉर पोएट्स के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है सिगफ्रिड सासून और विल्फ्रेड ओवेन। तो सिगफ्रिड ससून सबसे पहले ऐसे सोल्जर पोएट थे जिन्होंने बहुत ही ओपनली और बहुत ही वायलेंटली अपने पोएम्स में रिवील किया था ट्रेंच वॉरफेयर के हॉरर्स के बारे में। तो ट्रेंच वॉर एक ऐसी टाइप की वॉर है जिसमें जो सोल्जर्स होते हैं वो ज़मीन में गड्ढा खोदकर या ज़मीन में सुरंग बनाकर उसमें से अटैक करते हैं या लड़ाई करते हैं, जैसा कि आप ऊपर इमेज में देख सकते हैं। और इसका जिक्र उन्होंने अपने एक पोएम सुसाइड इन ट्रेंचेस में बखूबी किया है। सेगफ्रिड ससून अपने शुरुआती दौर में जॉर्जियन ग्रुप से बिलोंग करते थे, जहाँ पर वो नेचर से इंस्पायर होकर पोइट्री लिखा करते थे। बट लेटर ऑन क्या हुआ, उनके पोइट्री के टोन में एक चेंज आ गया और वो सटायरिक और रिबिलियस हो गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो सोल्जर्स हैं वो एक फॉल्स आइडल के लिए और एक फेक ग्लोरी के लिए सैक्रिफाइस किए जा रहे हैं। इसी तरह से सेगफ्रिड ससून ने अपने एक पोएम सॉन्ग बुक्स ऑफ द वॉर में उन्होंने पब्लिक के शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में बताया है कि किस तरह से जो लोग होते हैं वो थोड़े ही समय के बाद अपने सोल्जर्स के कुर्बानियों को भूल जाते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए और अपने वतन के लिए अपनी जान दे दी थी। इसी तरह से उन्होंने अपने बाकी पोएम्स जैसे कि द जनरल, दे और काउंटर अटैक जैसे पोएम्स में उन्होंने हमें साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के बारे में बताया है, यानी मानसिक प्रभाव के बारे में बताया है जो कि एक सोल्जर को फेस करना पड़ता है। और अब हम बात कर लेते हैं विल्फ्रेड ओवेन के बारे में। तो विल्फ्रेड ओवेन ने सिगफ्रिड ससून से इन्फ्लुएंस होकर काफ़ी सारे वॉर पोएम्स लिखे थे। विल्फ्रेड ओवेन ससून को काफ़ी रेस्पेक्ट देते थे और वो उन्हें एडमायर भी करते थे, क्योंकि सिगफ्रिड ससून काफ़ी हार्श मैनर में वॉर के ट्रू पिक्चर को दिखाया करते थे। और बात कर ले ओवेन के खुद के पोएम के बारे में, तो ओवेन कहते हैं कि Above all, I'm not concerned with poetry. My subject is war and the pity of war. The poetry is in the pity. यानी कि उनका मेन मोटिव कभी भी पोइट्री नहीं बल्कि वॉर है। उनका सब्जेक्ट और उनका फोकस सिर्फ वॉर या युद्ध है, और जो वॉर की वजह से जो लोगों को सफ़र करना पड़ता है वो उनका मेन कंसर्न है। और उनका ये मानना था कि एक सच्चा पोएट सिर्फ लोगों को वार्न कर सकता है या सावधान कर सकता है, और उन्हें हमेशा लोगों को सच बोलना चाहिए, क्योंकि उन्हें लोगों को फॉल्स आइडलिज्म के नाम पे या फेक ग्लोरी के नाम पे लोगों को कुर्बान करने का कोई अधिकार नहीं है। और इसी तरह से उन्होंने अपने इन पोएम्स एक्सपोजर, दिस सेंस ऑफ और स्ट्रेंज मीटिंग में अपने इस पर्पस को और अपने इस मोटिव को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया है। और उनके इस पोएम स्ट्रेंज मीटिंग की एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है जो कि उन्होंने कुछ इस तरह से लिखा है, आई एम द एनिमी यू किल माई फ्रेंड, लेट अस स्लीप नाउ।
तो इन लाइंस में पोएट दो सोल्जर्स की बात करते हैं जो कि एक दूसरे को जानते भी नहीं, पर युद्ध में उन्हें एक दूसरे को मारना पड़ता है, और फिर बाद में दोनों एक इमेजिन हेल में मिलते हैं, यानी एक काल्पनिक जहन्नम में मिलते हैं और बातें करते हैं। So, along with all these poems, Owen has also written a very famous poem named Dulls at Decorum East, जिसका टाइटल उन्होंने रोमन पोएट होरेस के ओड से लिया था, जिसका कंप्लीट लाइन है डल्स एट डिकोरम ईस्ट प्रोपेटिया मोरी। इसका मतलब है इट इज़ स्वीट एंड फिटिंग टू डाई फॉर द होमलैंड, और इट्स एन ऑनर टू डाई फॉर वंस ओन कंट्री और मदरलैंड। तो इस पोइट्री में ओवेन वॉर के हॉरिफिक एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं जो कि उस समय सोल्जर्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एक्सपीरियंस कर रहे थे। एंड नो डाउट ये बहुत ही गर्व की बात है कि एक सोल्जर अपने देश के लिए और अपने वतन के लिए अपने जान को कुर्बान कर देता है। बट ओवेन का ये कहना था कि वॉर एक बहुत ही घिनौना या अगली बिजनेस है जिसे स्टेट के द्वारा या मिनिस्टर्स के द्वारा क्रिएट किया जाता है। तो अगर कोई वैलिड रीज़न नहीं है और कोई वैलिड मोटिव नहीं है तो ये वॉर में फ़ाइट करना यूज़लेस है और इसमें कोई ग्रेटनेस नहीं है। तो इसी के साथ मैं आपको दो और फेमस पोइट्रीज़ का नाम बताना चाहूँगा, जिसमें पहला है आइजैक रूसनबर्ग का ब्रेक ऑफ द डे इन द ट्रेंचेस, और दूसरा है जॉन मैकरे का इन फ्लैंडर्स फील्ड, जो कि आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो इस तरह से हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।